अब बारी है शेयर की, क्योंकि पिछले कई महीनों से जो रफ्तार देखने को मिल रही है, जो रिटर्न में सुस्ती देखने को मिल रही है, उसके बाद लोगों को अब यहाँ से उम्मीदें रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। अभिषेक अग्रवाल साहब, कोई फैक्टर दिख रहा है आपको कि बाजार को यहाँ से ऊपर लेके जाएगा? देखिए, शॉर्ट टर्म के अंदर में तो क्लियरली प्रेशर बना रहेगा और हम लोगों ने ये चर्चा कुछ वीक पहले भी की थी कि जो अभी फिलहाल जो करेक्शन फेज में मार्केट है, वो मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए वो मोमेंटम कंटिन्यू ही रहने वाला है। नाउ करेक्शन फेज का हम मोमेंटम। करेक्ट करेक्शन फेज का मोमेंटम बना रहेगा। उसका कारण कुछ तो बहुत ही ऑब्वियसली डिस्कस हो रहे हैं कि आप ऐसे माहौल में इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं होता हुआ देख सकते कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर को या अदरवाइज कोई बड़े लार्ज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को, जहां माहौल फियर का है। और फियर जो है वो रोज रोज एक स्टेटमेंट से बढ़ता और घटता रहता है। सो जहां पे आप ग्लोबल वॉर, ट्रेड वॉर पे हो और अब फिजिकल वॉर पे भी हो, ऐसे सिनेरियो के अंदर में जो एक ज़माना हुआ करता था कि बाइनरी होता था, अब तो बाइपोलर हो गया है। सो पूरे वर्ल्ड में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अब इस तरह से एक लेवल पे ज़्यादा ही हो रहा है। तो इस माहौल के हिसाब से, और क्योंकि अब एक पीक सीज़न हमारे जो फेस्टिव का था, वो भी जा चुका है, तो यहाँ से जो अगर हम अर्निंग की ग्रोथ की बात करें, तो सामने डिमांड जो है वो आपको कंज़म्पशन साइड में नहीं मिलेगा, जो कि ये वाला जो मंथ होगा थोड़ा स्लैग होगा। सो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ट्रिगर्स नहीं है जहाँ पे हम ये कह दें कि हमें ये बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा दिख रहा है और हम सडनली इसे बाय कर लें। नाउ कैविएट ये है कि ये जो कमेंट मैंने किया है, ये लार्जली मैंने इंडेक्स लेवल पे किया है। स्टॉक की रियलिटी बहुत अलग हो सकती है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने एक ऐसा स्टॉक हो जो सडनली 50% से ज़्यादा करेक्ट कर गया हो और अब उसमें एक अर्निंग विजिबिलिटी या अदरवाइज कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो बजट की वजह से, एंड हम उसे वापस बाय कर लें। और वहाँ पे फिर रिटर्न की जो एसिमेट्री है, वो बहुत ही अलग दिखेगी जब हम इंडेक्स वर्सेस स्टॉक की बात करें। सो अब मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा आप देखोगे रिएक्ट करेगा रादर देन कि इंडेक्स लेवल। तो ये स्टॉक हर सेक्टर में दिख रहा है या फिर सेक्टर स्पेसिफिक? प्रीटी मच सेक्टर स्पेसिफिक ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हम इंडिया के हालात को देखें तो केपेक्स ओरिएंटेड जो बिजनेसेस हैं, वहां पे हमें एक मोमेंटम दिख रहा है गवर्नमेंट के एंड से जो कंसिस्टेंट है। थर्ड टर्म की गवर्नमेंट है, उन्हें पता है कि इंडिया को क्या चाहिए। उस हिसाब से सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस, हर जगह उन्होंने बहुत अच्छे से लेआउट कर रखा है प्लान। और उस हिसाब से जो स्पेंडिंग होगी, उन तरह की जो सेक्टर जो डोमेस्टिक ड्रिवन है, उन आप सेक्टर्स में देख सकते हैं कि वो सेक्टर ज्यादा अंडर परफॉर्म नहीं करेंगे इंडेक्स के सामने। पर जो भी बिजनेसेस ग्लोबल लेवल पे, जैसे कि कोई कमोडिटी हो गई, तो वहां पे आप देखोगे कि डेफिनेटली वहां पे उन्हें ग्लोबल के बेसिस पे मूव करना पड़ेगा कि वहां मोमेंटम कैसा चल रहा है। सो यस, इट इज गोइंग टू बी सेक्टर स्पेसिफिक। हालांकि आपके जवाब से 3 सवाल निकल कर आए मुझे। पहला तो एक, जो अर्निंग सीजन आए वो क्या संकेत दे रहे हैं। दूसरा कि जो सेक्टर ट्रेडिशनल सेक्टर पकड़े, क्योंकि जो अपकमिंग नए न्यू एज सेक्टर उसको पकड़ा जाए। और इस बीच बजट आने वाला है, ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं समझना ये चाहता हूँ कि जिस ग्लोबल फैक्टर की वजह से हमारे बाजार गिर रहे हैं, बाकी बाजारों की भी यही हालत है क्या, अनुराग जी? नहीं लक्ष्मण जी, ग्लोबल बाजार इनफैक्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं। पिछले साल भी बहुत ही बम्पर ईयर रहा। मैं आपको एक स्नैपशॉट अगर बताऊं तो कोरियन मार्केट ने अबाउट 80% रिटर्न्स दिए हैं। ताइवानीज मार्केट ने 36% रिटर्न्स दिए हैं। इवन यूरोपियन थके हुए मार्केट्स, यूके ने 22% रिटर्न दिए। जर्मनी ने भी 17 से 20% दिए। जापान ने बहुत समय बाद 26%। सो ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट बास्केट ने 40% का रिटर्न दिया है पिछले साल, विच हमने इज क्या गुनाह किया भाई? नहीं। वो लक्ष्मण जी, ऐसा होता है कि हर समय स्ट्रेट लाइन में चीजें नहीं चलती ना। तो जब ग्लोब में ये मार्केट्स करेक्ट कर रहे थे, इंडियन मार्केट का सिर्फ ये रहा कि यूक्रेन वॉर के बाद में 2022 में हुआ, वो 22 से 24 के बीच में ग्लोबल मार्केट्स ने बहुत सिवियर करेक्शन लिया, स्पेशली 2022-2023 अक्रॉस द बोर्ड। उसमें एक एक्सेप्शन था जिस मार्केट ने कोई करेक्शन ले लिया, विच वाज इंडिया। बिकॉज वहां पे डोमेस्टिक फ्लोज काफी आ गए। एफआईआई बेचते रहे, बाकी लोग बेचते रहे, लेकिन डोमेस्टिक फ्लोज आते रहे तो मार्केट संभला रहा। अब वो अब उसका बदलाव लिया जा रहा है। एवरेज तो, हाँ एवरेज तो होना ही है ना। लेकिन लक्ष्मण जी, मीन रिविजन मार्केट में, इस इंडियन मार्केट में भी बहुत लोग, मैं देख रहा हूँ, सिर्फ मैं रिटेल को अगर कुछ एडवाइस करूं तो बहुत लोग आके कहने लग गए कि अरे तो एक्सट्रीम पेसिमिज्म हो गया है, अब तो पीक है, अब तो नियर बॉटम है। ये कुछ नहीं, कोई हार्डली कुछ करेक्शन हुआ है मार्केट में। और मार्केट में जो भी हो रहा है कुछ अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, टोटली एक्सपेक्टेड है।
It is just that some people have sold Indian investors a return of 50 to 20%, जो होने वाला नहीं है, ना पहले हुआ है. उनके लिए सरप्राइज है. अब वो आके समझाएं चैनल पे तो अच्छा लगेगा. लेकिन बाकी हमारे हिसाब से जो हो रहा है बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पर है. अगर ऐसा रिटर्न 2024 तक जो इंडियन मार्केट ने दिया, अगर वही चलता रहता, तो पूरी दुनिया आकर के इन्वेस्ट कर देती, लक्ष्मण जी. पर दुनिया तो नहीं किया ना लोगों ने. लोगों को पता था कि ऐसा नहीं चलता हमेशा. तो ये ठीक है. दिस इज पार्ट ऑफ द कोर्स. एक्सपेक्टेशंस को एग्जामिन कीजिए. अगर आपको निराशा हो रही है मार्केट से, मार्केट बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रहा है. हम लोग ओवर परफॉर्म कर रहे हैं, ओवर परफॉर्म के उम्मीद लगा के बैठे हैं। नहीं, ओवर परफॉर्म नहीं. हम अब पिछले साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है इंडिया. लेकिन अगर नहीं, हमारी उम्मीदें ओवर परफॉर्म कर रही हैं. मार्केट ठीक ठाक चले, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं. दिक्कत हमारी सोच में है. मतलब नहीं, ये पर्सन देखिए, इस चैनल पे जो लोग बैठे हैं वो तो सब समझदार हैं. उनकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ठीक है. मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं. जैसा मैं कह रहा था कि 2024 सबसे ज्यादा SIPs 2024 में और 2025 में आए, और दैट वाज द पीक ऑफ द मार्केट. आज मैंने पिन ट्वीट करके अगस्त 2024 का अभी तक लगाया रखा है, आगे भी लगा के रखूंगा, कि इट वाज पीक SIP एंड दे विल रियलाइज. और अब देखिए SIP में गोल्ड की SIP की बातें होने लगी. तो ये सब चलता रहेगा लक्ष्मण जी. इससे बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बेचने वाले होता क्या है ना, हाँ, होता क्या अनुराग जी, पता नहीं आप जिस मार्केट में बैठे हैं वहाँ पे क्या स्थिति है. यहाँ तो जो कुछ लोग खरीदने जाते हैं तो पहला कहते हैं अच्छा ये गाड़ी अच्छी चलती है, कितने, तो हम फलाने ने 10 साल से रखी, बड़ी अच्छी चल रही है. ये घर तो अरे इस घर पड़ोसी ने लिया था 3 साल में दोगुना कर दिया. अरे अच्छा 3 साल में दोगुना होगा, चलो हम भी ले लेते हैं, अगले 3 साल में दोगुना हो जाएगा. ये एक माइंडसेट होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है. ये मैं इसको अब ये कि जो लोग तकनीकी तौर पे समझते हैं वो कहेंगे अच्छा 3 साल में होगा तो आगे भी होगा क्या, ये कोई गारंटी नहीं होती है. इस पक्ष को कोई नहीं देखता, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है बेहतर रिटर्न, और जो आप सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं. अक्सर यही होता है जो आमतौर पर लोग रहते हैं. अभय अग्रवाल साहब, सॉरी अनुराग जी, अगर इस तरीके से पैसे बनने होते तो आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिए, उन्होंने भी बना लिए होते, राइट, कि पिछले 3 साल को देखो और बना लो. तो फिर ये इतना आसान नहीं है लक्ष्मण जी. पेरेंट्स को हम भी बना लिए होते. अभय अग्रवाल साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग कहा अनुराग जी ने कि मार्केट में कोई कहीं गलती नहीं है, मार्केट कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, बड़ा सही चल रहा है, अपने आप को बैलेंस कर रहा है, और उम्मीदें आप ज़्यादा बांध लेते हैं. ये देखिए, अगेन इसको ओवर एनालाइज करके भी फायदा नहीं है. मार्केट सारे ग्लोबली एसेट क्लासेस में ज्योग्राफिकली साइक्लिकल होते हैं, और ये जो हमने देखा था, जो यूएस का मार्केट, जो यूएस का मार्केट आप देखिए 2022 में एक बहुत मंदी के दौर में था. वहां पे S&P कुछ 3800 4000 के लेवल पे था. एक्सपेक्टेशन था कि गिर के 3200 हो जाएगा. अब 7000 है वो. तो उसके नैरेटिव जो है कि मार्केट क्यों ऊपर आया, क्यों गया, वो बाद में बनता है. बट ओवर वैल्यूएशन डेफिनेटली एक कॉज ऑफ कंसर्न है फॉर इन्वेस्टर्स, जो अब काफी फिक्स हुआ है. दूसरी तरफ जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट हैं हमारे, जो FPIs देते हैं इंडिया में, STT, GST, कस्टडी चार्जेस, ट्रेड चार्जेस, सेटलमेंट चार्जेस, ये बहुत हाई है और ये फिक्स्ड है. और दूसरी तरफ कैपिटल गेन पे जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अनअट्रैक्टिव है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए. तो आई थिंक एक ऐसा सिचुएशन बन गई है कि इंडियन मार्केट का जो मोमेंटम है वो एकदम टूट गया है. और जो इन्वेस्टर्स ग्लोबल या लोकल भी जो मोमेंटम को चेस करते हैं, जैसे सोने चांदी वालों के लिए भी हमने बात करी, उनके लिए इंडिया बहुत अनअट्रैक्टिव मार्केट है इस समय. तो इसलिए अब ये कहना कि क्या ऐसा ट्रिगर होगा, क्या बजट में कुछ ऐसा आएगा, मुझे नहीं लगता किसी को उम्मीद रखनी चाहिए. पर क्या कुछ ऐसा होगा जो एक वापस पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करेगा, कब क्रिएट करेगा कहना मुश्किल है. तो इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं इस समय, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है वापस मैं फिर से कहूंगा कि देखिए, आपने कोई स्टॉक खरीदा जब वहां से वो 20% करेक्ट हो गया है, पर उसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, उसकी अर्निंग्स बढ़ गई है, तो वो सस्ता हो गया है स्टॉक. आपको तब पसंद था, तो अब तो बेचने का कोई मतलब नहीं है ना उसको. मतलब नहीं तो आप बनता. डेफिनेटली अपना जो कोर स्टॉक्स है, जो आपका कोर पोर्टफोलियो डायरेक्टली है या SIP के थ्रू है, म्यूचुअल फंड्स में है, उसको बिल्कुल भी छेड़े नहीं. बिकॉज क्या है, ये सारे मार्केट साइक्लिकल होते हैं, और हर मार्केट में एक बुल सेक्टर भी चल रहा होता है और एक बेयर सेक्टर भी चल रहा होता है.
तो इनसे डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय अपना जो कोर होल्डिंग है उसको रखे, अपॉर्चुनिस्टिकली ये सोचने की बजाय कि अभी चांदी या सोना ले लूं, ये सोचे कि क्या मैं अभी लूं जो मेरे को चांदी और सोने वाली रिटर्न साल भर में दे। आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर ज्यादा देन चेजिंग इम्पोर्टेंट। मार्केट। और कौन, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हुआ है कि किसी, जैसे अनुराग ने बहुत ठीक बात कही कि ये कोई बड़ा करेक्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आसमान गिर गया या बहुत बड़ा लॉस ले लिया है लोगों ने। ये एमटीएम लॉसेस हो सकते हैं पोर्टफोलियो में, पर वो पेपर पे ही है, उसको कन्वर्ट करके रियल में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हो सकता है मार्केट 10% सडनली बढ़ जाए और उसको फिर हम एनालाइज करें कि क्यों बढ़ा, उसके रीजन ढूंढेंगे। पर हम्म। ये मुझे लगता है जो एसेट अंडर एलोकेटेड है इक्विटी में, जिनको अच्छी क्वालिटी की इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना है, एक अच्छा टाइम है निबल करने का, धीरे धीरे लेने का, विद द क्लियर पर्सपेक्टिव कि हमें नहीं मालूम कि ये मार्केट कब टर्न अराउंड होगा। होगा जरूर, पर कब होगा वो मालूम नहीं है। तो आई थिंक मेरी एडवाइस यही रहेगी कि ये हर साइकिल का फायदा है। बुल मार्केट में एक्सट्रीम, जब जब सेंटिमेंट बहुत ही अच्छा है तो वो टाइम अच्छा है थोड़ा प्रॉफिट बुक करके रीएलोकेट करने का। उसी तरह ये जो बेयर मार्केट है जहाँ पे वैल्यूएशंस फेवरेबल है, उसका पूरा फायदा उठाएं अपनी एलोकेशन बढ़ाने का। एलोकेशन बढ़ाने का, फिर एलोकेशन में किसी भी तरह के चेंजेस करने की जरूरत है, रोटेशन करने की जरूरत है, तो वो करें, जो फॉर्मूला हम लोग समय समय पर डिस्कस करते रहते हैं। अनिल जी, एक बात जो इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा कि हमारे यहाँ मार्केट में वैसी गिरावट नहीं आई जैसा है, ये तो बात सबने मानी। एक चीज जो बजट से पहले इनका यह बयान काफी इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, चाहे कैपिटल गेन्स टैक्स की बात करें, एसटीटी की बात करें, होल्डिंग कॉस्ट की बात करें, तो ये सारी चीज़ें दुनिया के बाकी बाज़ारों के मुकाबले महंगा है। और चूंकि बजट आने वाला है कुछ एक दिनों में, तो कुछ उम्मीद आप लोग नहीं कर रहे हैं बिल्कुल इस बार? संभावना कम है। देखिए, चाहते तो है सभी हैं कि कैपिटल गेन में थोड़ी सी छूट मिल जाए या फिर एसटीटी में कुछ छूट मिल जाए, लेकिन संभावना कम है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू एसटीटी के फॉर्म में मिला हुआ है और उनको पता है कि चाहे, मतलब नाउ गवर्नमेंट इज बिहेविंग लाइक अ हाउस। तो जैसा कहते हैं ना, हाउस ऑलवेज विंस। तो अब मार्केट में कोई लूज करे कोई विन करे, उसके एक फिक्स पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट को जा रहा है, एंड गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू लूज दैट रेवेन्यू। वो उनको एक बार स्वाद उसका चख चुके हैं ऑलरेडी। उन्होंने एक तरीके से एक काफी बड़ा पोर्शन जो है फॉरगो कर दिया है। किस मामले में? जो उन्होंने ऑप्शन कंट्रोल कर दिया, अदरवाइज वहां से भी बहुत बड़ी रेवेन्यू जनरेट होती थी उनको, तो वो ऑलरेडी उन्होंने कर्टेल कर दिया कंट्रोल करने के नाम पे। अब मुझे फर्दर कोई बहुत इसमें नहीं दिख रहा है। केवल एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा कि हम ये डिस्कशन करने के बजाय कि भाई मार्केट में कब उतार चढ़ाव आएगा, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है ना लक्ष्मण जी, कि मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है। जब वो बढ़ता है तभी भी कम्युनिकेट करता है, अब जब वो गिरने की तरफ हो रखा है तो वही हमें कुछ कहना चाहता है। हमें समझने की आवश्यकता है कि वो कहना क्या चाहता है। हमेशा मार्केट में जब करेक्शन होती है और जब अगला बुल रन आता है तो हमेशा आप देखिएगा कि सेक्टर्स चेंज होते हैं। हमारे देश में क्या है ना कि रिटेल के इन्वेस्टर के माइंड में सेक्टर रोटेशन नाम की समझ थोड़ी कम है। उनको लगता है पिछले साल रेलवे ने बड़ा बढ़िया रन दिया था तो रेलवे खरीद के बैठ गए एकदम टॉप पे। उनको लगा डिफेंस में बड़ा अच्छा रन आया तो उन्होंने एकदम टॉप पे, रिटेल अक्सर टॉप पे खरीद के बैठता है ये सोच करके कि वो हमें बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। जबकि होता क्या है कि हर बार जो है अलग अलग लीडर्स निकलते हैं सेक्टर्स के। जैसे अभी जी इस समय जो लीडर्स चल रहे हैं वो हम आप भी जानते हैं। इस समय मेटल लीड कर रहा है, इस समय आगे वाले आने वाले समय में एनर्जी लीड करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लीड करेंगे। अभी आईटी तो बहुत पीछे है, लेकिन जैसी थोड़ी सिचुएशन सुधरेगी तो आईटी में वैल्यूएशन जैसे हैं वो वहां से एक लीडरशिप पोजीशन लेना शुरू करेगा। पीएसयू बैंक ऑलरेडी लीडिंग पोजीशन में है, पीएसयू बैंक्स में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया। तो ये लीडर्स को समझने की जरूरत है कि समय समय पर लीडर के साथ चलिए। आपके हिसाब से अगला लीडर कौन हो सकता है अगर अभी से माना जाए? मैं इसलिए पूछ रहा हूं चूंकि मैं देख रहा हूं लगातार खबरें आ रही होती हैं कि बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनियां भारत में डेटा सेंटर लगाने की बात कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कमिट कर रही हैं। तो ऐसा लगता है कि ये एक सेक्टर है जो काफी ज्यादा से ग्रो करेगा। इसको लेकर आप कितना होपफुल हैं, या फिर कोई और सेक्टर आपकी नजरों में है? जी, किससे आपने पूछा? मैं सॉरी, अनुराग जी से पूछा मैंने। मुझसे लक्ष्मण जी, देखिए मैं तो 2 साल से डिफेंसिव पे खेल रहा हूं कि भाई मार्केट बहुत महंगे हैं, आप लोग गलती कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस गलत सेट हैं। लेकिन वो न्यू इंडिया, राइजिंग इंडिया, कौन सा वेकअप इंडिया, पता नहीं क्या क्या स्टोरी लेके लोग खरीद के बैठे हैं। आई थिंक अब डिफेंड करने की बारी लक्ष्मण जी मेरी नहीं है, उनकी है जो स्टोरियां बेच रहे थे उनको बुलाइए, उनसे डिफेंड कराइए।
मार्केट मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली ठीक कर रहा है और अगले एक साल भी कहीं नहीं जाने वाला है ये बिल्कुल। अभी उसके बाद भी एवरेज मिड और निफ्टी 50 तो एवरेज पे आ गया है। देखिए निफ्टी 50 ठीक है। बाय द वे मैं अभय जी की बात को सपोर्ट करता हूं कि आप इस समय मैदान छोड़ के भाग नहीं सकते, फिर तो आप फिर हर नए मैदान पे भागते रहेंगे और नुकसान ज्यादा खाएंगे। एक्सपेक्टेशन रीसेट करिए, टिके रहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन वो आपकी गलत है। लेकिन निफ्टी 50 के बाद लक्ष्मण जी मार्केट अगले 2 साल इस लेवल पे भी रहे तो भी महंगा है एंड वो करेक्ट होना ही है। उसमें कोई बट ये मेरा नजरिया, आई माइट बी रॉन्ग, बट अब जो स्टोरी बेच रहे थे डिफेंड करने की बारी लक्ष्मण जी उनकी है, मेरी नहीं है। थैंकफुली मैं नहीं, ठीक मैं ये बैठा जान मैं जानना चाह रहा था कि आपके हिसाब से अगर किसी को अभी इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई अपकमिंग सेक्टर आपके बिल्कुल हिसाब से है जहां पे नहीं। कोई इंडिया में सब सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड बहुत महंगे हैं। मैं सिर्फ प्राइवेट बैंक्स और हेल्थ केयर में था लिमिटेड वे में, बिकॉज वो महंगे भी चल सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स उतने महंगे नहीं हैं, लिमिटेड में वो आपको 10-12% देते रहते हैं। मेरा सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन होता है। आई डोंट एक्सपेक्ट 25% रिटर्न्स फ्रॉम इंडियन मार्केट, वो मेरा गोल नहीं है। तो मेरा गोल उनका गोल में फर्क हो सकता है। इंडियन मार्केट में इन्वेस्टर को ज्यादा रिटर्न चाहिए हो सकते हैं तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, बट अक्रॉस द बोर्ड बेशक महंगे हैं। यहां से सारे स्टॉक्स लक्ष्मण जी अगर 30% सारे स्टॉक्स गिर जाते हैं तो भी वो इंटरनेशनल बेंचमार्क से बहुत महंगे हैं इंडिया मार्केट में। बट ये एक इंडियन मार्केट का ट्रेंड है, अब तो केयरफुली देखना है। आधा आधा पैसा रखिए, 30% तो आधा एफडी में डालेंगे तो भी 30% कोई तो बहुत problem डरा दिया आपने। हाँ, नहीं कोई अभिषेक डर नहीं अग्रवाल साहब। लक्ष्मण जी, ये रियलिटी है, एवरीबडी नोज इट। अभिषेक अग्रवाल साहब, सहमत है आप? देखिए मेरी सहमति तो कैसे हो सकती है, अब इंडिया में रह के इंडिया के अगेंस्ट में बैट नहीं ले सकते। इंडिया के अगेंस्ट नहीं, जो हकीकत है वो बतानी है। देखिए हकीकत भी सबकी अपनी अपनी है ना, मतलब मैं यहाँ से बैठ के अफ्रीका के लिए अगर कमेंट करूंगा तो वहाँ की हकीकत वहाँ जाने, बट जो वहाँ पे जा रहता है उसे ज्यादा मालूम है कि रियलिटी क्या है लाइफ की। सो मुझे लग रहा है कि इतनी पेसिमिज्म भी नहीं है। ये डेफिनेटली एक बात जरूर है कि अगर हम एक सर्टन ओवर एक्सपेक्टेशन एंड ग्रीड के साथ इंडियन मार्केट को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म होता हुआ देखना चाह रहे थे तो वो तो नहीं होगा। सो उस लॉजिक पे तो कोई डिनायल ही नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर में हमारा ही मार्केट सबसे बेस्ट मार्केट है दुनिया में, ऐसा तो बिल्कुल भी सिनेरियो नहीं है। बट इंडिया के मार्केट के अंदर में अभी भी एक ऐसी बात है कि हम अगर कंट्री ग्रोथ, क्योंकि अब फाइनली घूम फिर के बाद तो फंडामेंटल पे आ गई कि अगर 7.5% 7% की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो भाई कुछ तो सेक्टर इंडिया के भी ऐसे होंगे ना जो आउट परफॉर्म करेंगे, और वो ग्लोबली बाकी सेक्टर से बेटर कर सकते हैं शायद, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी डिमांड भी उसके कर है, तो वहां पे ऑप्टिमिज्म है। सो मैंने जैसे कहा डिफेंस है, कैपेक्स ओरिएंटेड है, बैंक्स है। आप अगर इस तरह की सेक्टर सिलेक्शन करेंगे तो आपको फिर भी एक अच्छा रिटर्न ओवरऑल बनते हुए दिख सकता है, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कंप्लीटली मार्केट को आउट परफॉर्म ही कर देंगे कि निफ्टी एक तरफ -10% पे और आपका पोर्टफोलियो +10% पे। तो ये तो नहीं होना है, थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा, एक स्पीड में पैसे नहीं बन सकते। बट हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करने की जरूरत है वो मैं एग्री करता हूँ कि रोटेशन तो करना पड़ता है। आप एक ही सेक्टर के साथ 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके नहीं काम कर सकते। यू नीड टू रोटेट, यू नीड टू चूज सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट का फोकस है या अदरवाइज इकोनॉमी जहां पे मूव कर रही है। हाँ, कुछ अनिल जी जोड़ना चाह रहे थे आप? मैं बस वही कह रहा था अनुराग जी की बात पे, क्योंकि देखिए अनुराग जी की हम जब बात कर रहे हैं ना, तो हम जब बात करते हैं तो हमारा यूनिवर्स जो होता है वो निफ्टी और सेंसेक्स के स्टॉक होते हैं, क्योंकि अनुराग जी के सामने पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड उनका यूनिवर्स है, तो वहां से इसलिए उनको ये महंगा दिखता है क्योंकि उनके ऑप्शन बहुत हैं। वो कोरिया भी देख ले रहे हैं, वो जापान भी देख ले रहे हैं, उनके पास सिंगापुर भी है, उधर चाइना भी है, अमेरिका भी है, तो इनके पास बहुत बड़ा दुनिया है, इसलिए वो चूज करना इनके लिए आसान है। हम लोगों को इंडिया में ही चूज करना है, तो हमारे पास वही सेक्टर चूज करना है। अनुराग जी थोड़ा सा इंडिया भी देख लिया करिए आप, है ना? ऐसे मत किया करिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ पता रहता है, बट अगर कुछ महंगा है तो देखिए सबको दिखता है, ऐसा कुछ नहीं। लक्ष्मण जी देखिए, मैं कह रहा 2 साल से मैं कह रहा हूं, अब तो मैं डिफेंड नहीं करूंगा, मैं तो ठीक ही पढ़ रहा हूं इस समय। डिफेंड दूसरे लोग करें, मुझे कोई वो नहीं है। और तकरीबन इस पैनल पे जो एक्सपर्ट है लक्ष्मण जी सब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप महंगे मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं, ये भी एक स्किल है। तो वो सब कुछ है। मेरा सिर्फ रिटेल को है, जो रिटेल भागता है ना पिछले 3 साल के रिटर्न देके, वो हमेशा नुकसान खाए, और वो आई थिंक जाहिर है, आई थिंक वो तो सभी एक्सपर्ट मानते हैं। बाकी इंडिया की स्टोरी अच्छी है, चलने दीजिए। अब अग्रवाल साहब, लास्ट कमेंट, शो का समय मेरा खत्म हो रहा है। नहीं, मेरा कमेंट ये है कि देखिए मार्केट साइकिल्स में जाता है, कभी डराएगा, कभी जैसे वॉरेन बुफे ने कहा है
कि कभी आपको लगेगा कि मैं सब बेच दूं, कभी आपको लगेगा कि मैं ले लूं, और दिन भर दिन परिस्थिति बदलती है। तो रादर देन गेटिंग लूजिंग योर सेंस और प्लेइंग द मोमेंटम कि सोना बढ़ गया तो वही ले लेते हैं, चांदी बढ़ गई तो यही ले लेते हैं, स्टॉक्स गिर गए तो उनको तो लेते ही नहीं है। आई थिंक एक एसेट एलोकेशन हर इन्वेस्टर का रहना चाहिए कि भाई मैंने 40% 50% स्टॉक्स के लिए रखा है, इतना मैंने बुलियन, ये मेरा रियल एस्टेट, ये मेरा लिक्विड है। आई थिंक उस एलोकेशन के साथ आप रहें, ज्यादा छेड़खानी ना करें, कोई कम हो जाए तो उसको ऐड करके बढ़ा ले। आई थिंक वही बेस्ट स्ट्रेटजी है रिटेल इन्वेस्टर के वही लिए। बेस्ट स्ट्रेटजी है कि हाँ, उसमें कोई बहुत बदलाव करेंगे तो हो सकता है कि आप वहां पर धोखा खा लें, लेकिन